हाय स्टूडेंट, मैं पीके शर्मा वीडियो लेक्चर नंबर 17 में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, थर्मल रनवे का कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा हम पहले, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 17, 16, 17, 18, ये 19 होगा हम लोगों का। ये लेक्चर नंबर 19 है और इस लेक्चर नंबर 19 में हम लोग आज सीखने वाले हैं नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन। आज हमारा टॉपिक है नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन। नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन, ये हमारा टॉपिक है। क्योंकि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको थर्मल रनवे का कॉन्सेप्ट दिया था और बताया था, एक डायग्राम के माध्यम से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि थर्मल रनवे कॉन्सेप्ट क्या है। आइए मैं 2 मिनट में फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ और देन फिर आपको मैं बताता हूँ नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन। बायस स्टेबलाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों की जाती है स्टेबलाइजेशन, ये बायस स्टेबलाइजेशन क्यों की जाती है, इसको बताते हैं। तो सबसे पहले थर्मल रनवे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया आपको। एक्चुअल में थर्मल रनवे कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप से बताया था मैंने। थर्मल रनवे कॉन्सेप्ट मैंने कुछ इस टाइप से बताया था। थर्मल रनवे हमने कहा था थर्मल रनवे कॉन्सेप्ट में कि जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स बायस वोल्टेज का मान बढ़ता है। टेम्परेचर में चेंज करने से क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज करने से रिवर्स बायस वोल्टेज का मान बढ़ता है। रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ने का मतलब क्या हुआ, लीकेज करंट का मान बढ़ता है। लीकेज करंट का मान बढ़ता है। लीकेज करंट, जिसको आप ICVO कहते हैं, का मान बढ़ता है। और लीकेज करंट का मान बढ़ने का मतलब क्या हुआ, लीकेज करंट के मान के बढ़ने का मतलब क्या हुआ, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं IC के मान का बढ़ना, यानी कि आउटपुट करंट या कलेक्टर करंट का मान का बढ़ना। कलेक्टर करंट का मान बढ़ना अर्थात कलेक्टर जंक्शन पर जो पावर लॉस हो रहा है, कलेक्टर जंक्शन पर जो पावर लॉस हो रहा है उसका बढ़ना। और कलेक्टर जंक्शन पर पावर लॉस का बढ़ना मतलब पुनः टेम्परेचर का रेज हो जाना। अर्थात आप देखें तो पुनः ये प्रोसेस फिर से रिवाइज हो रही है और पुनः टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कलेक्टर करंट के मान के बढ़ने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं थर्मल रनवे कॉन्सेप्ट। इसको मैंने एक साइक्लिक तरीके से समझाया था और लास्ट में मैंने कहा था भी, एक पॉइंट भी बोला था कि इस प्रकार से यह क्या है, एक रिपीटिटिव प्रोसेस होती है। रिपीटिटिव प्रोसेस होती है, रिपीटिटिव प्रोसेस, यह है रिपीटिटिव प्रोसेस। तो ये हमारा था थर्मल रनवे कॉन्सेप्ट का एक ट्रिकी आइडिया, जिसके बेसिस पे हम बहुत इजीली उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। आइए अब हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। जो मेन टॉपिक है उस पर हम ध्यान देते हैं कि वो हमारा क्या है। जैसा कि मैंने लिखा मैंने नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन। नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन। ये नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पे देखते हैं, ध्यान देते हैं इसको। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें बायस स्टेबलाइजेशन या नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन। नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन
पहले तो इसके विषय में एक लाइन सीखें आप, ये होता क्या है। तो बायस स्टेबलाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है, बायस स्टेबलाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसकी सहायता से ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसकी सहायता से ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से। तो पहला ट्रांजिस्टर का पैरामीटर, पहला क्या है, ट्रांजिस्टर का पैरामीटर, ट्रांजिस्टर का पैरामीटर, ट्रांजिस्टर पैरामीटर, ट्रांजिस्टर पैरामीटर, जैसे कि अल्फा या बीटा, तथा टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसको कंप्लीटली समाप्त कर दिया जाता है। फिर समझिए, अगर हम आपसे कहें कि बताइए नीड ऑफ बायस स्टेबलाइजेशन का क्या अर्थ हुआ, बायस स्टेबलाइजेशन क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब ये है कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी उसके ऑपरेटिंग पॉइंट से डिसाइड हो रही है, और इस ऑपरेटिंग पॉइंट को, ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये आपका ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में हमने ये इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींच दिया यहाँ पे, ये आपको पता ही है। ये आपका सैचुरेशन रीजन, ये सैचुरेशन रीजन है, ये इसका कट ऑफ रीजन है, और ये आपका एक्टिव रीजन होगी, ये एक्टिव रीजन, ये एक्टिव रीजन है। और इस एक्टिव रीजन के अंदर ये जो मिडिल पॉइंट दिख रहा है, ये आपका क्यू पॉइंट, जिसको आप ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। तो वही मैंने कहा कि किसी भी ट्रांजिस्टर, किसी बायस ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, उसके क्यू पॉइंट का फिक्स होना, एक्टिव रीजन के मिडिल पार्ट में, मिडिल हिस्से में क्यू पॉइंट का फिक्स होना ही क्या है, उसकी भी स्टेबिलिटी है। तो इसके इस स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर थे, तो इसके स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर थे ट्रांजिस्टर्स के पैरामीटर और इसका और टेम्परेचर। तो यदि इन दोनों प्रभावों को हम समाप्त कर दें तो एक ऐसी प्रोसेस जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट करने में, फिक्स करने में, उनको समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है, बायस स्टेबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका बायस स्टेबलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और इसको मैंने यहाँ पे इस ग्राफ के माध्यम से, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास भी किया है कि ये आपका एक्टिव रीजन, इस एक्टिव रीजन में ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसको क्यू पॉइंट भी कह रहे हैं आप, और इस क्यू पॉइंट में क्या क्या आता है, कौन कौन से पॉइंट क्यू पॉइंट्स में आते हैं या क्यू पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे होता है आपका VC, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट, इनकी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट्स या क्यू पॉइंट्स कहते हैं। तो इनकी वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस ना आए, और जिस फैक्टर की वजह से चेंजेस आ रहे हैं वो फैक्टर उनको चेंज ना करे, ऐसा कर देना ही बायस स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, ये हो गया आपका बायस स्टेबलाइजेशन। अब हमारा एक टॉपिक इसमें आता है कि एक अच्छे बायस सर्किट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बायस सर्किट, प्रॉपर्टीज ऑफ बायस सर्किट। और ऐसा कर देने से एक चीज, और ऐसा कर देने से क्या होगा, हमें एक फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिलेगा। जब हमारी सर्किट
एक बेस्ट बायस सर्किट की तरह मिलेगी, तो क्या होगा उससे में फेथफुल एम्पलीफिकेशन का वो काम करेगी। तो आइए अगला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ बायस सर्किट। बायस सर्किट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसके गुण होने चाहिए जिससे उसको हम एक बेस्ट बायस सर्किट कह सकते हैं। उसको नोट कर लें पहले। चलिए मैं बात करता हूँ ये बायस सर्किट की प्रॉपर्टीज पर। तो सबसे पहले सबसे पहली विशेषता इसके अंदर क्या आनी चाहिए, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ बायस सर्किट। प्रॉपर्टीज ऑफ बायस सर्किट, तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जरा इसको समझें आप। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये होती है बायस सर्किट की कि जो इसका क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट सदैव ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्टिव रीजन के मध्य में होना चाहिए। ये ट्रांजिस्टर था, ये इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये आपका इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये मान लीजिए इसका एक्टिव रीजन है, तो इस एक्टिव रीजन के मध्य में होना चाहिए। ये ध्यान देना। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर के, अच्छा ऑपरेटिंग पॉइंट कोई क्यू पॉइंट ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्टिव रीजन के मध्य में होना चाहिए। ये पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया कि क्यू पॉइंट मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के सदैव एक्टिव रीजन के मध्य में होना चाहिए। यानी कि ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है क्यू, क्यू मतलब आईसी, आईबी और वीसी, ये कहाँ होने चाहिए, ये सदैव एक्टिव रीजन के मध्य में होने चाहिए। दूसरा पॉइंट इसके रिगार्ड में क्या बोलेंगे हम, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका ये ऑपरेटिंग पॉइंट अल्फा व बीटा यानी कि ट्रांजिस्टर पैरामीटर के चेंज होने पर चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। ऑपरेटिंग पॉइंट का मान ट्रांजिस्टर पैरामीटर के चेंज होने पर भी क्या रहना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, वह चेंज नहीं होना चाहिए।
फिक्स होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसके रेफरेंस में क्या होगा? तीसरा पॉइंट ये है ऑपरेटिंग पॉइंट का मान, ऑपरेटिंग पॉइंट का मान, ऑपरेटिंग पॉइंट का मान टेम्परेचर के चेंज होने पर भी फिक्स रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। नियत होना चाहिए, अर्थात यह चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइए फिर से एक बार हम आपको समझा दें कि एक बेस्ट बायस सर्किट की क्या पहचान होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहला ये कि ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्टिव रीजन के सदैव मध्य में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है। दूसरा, ऑपरेटिंग पॉइंट का मान ट्रांजिस्टर पैरामीटर जैसे कि अल्फा बीटा के चेंज होने पर भी क्या होना चाहिए? चेंज होने पर फिक्स रहना चाहिए, फिक्स होना, चेंज होने पर भी फिक्स रहना चाहिए या फिक्स होना चाहिए, यानी कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा, ऑपरेटिंग पॉइंट का मान टेम्परेचर के चेंज होने पर भी नियत रहना चाहिए, नियत होना चाहिए, अर्थात चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा था कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता था? लीकेज करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो आईसी चेंज हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका बायस सर्किट की प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन कर लें। अब अगला टॉपिक क्या आता है, जरा उसको जल्दी से देखना। अगला टॉपिक आता है स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है। ये देखिए, अगला टॉपिक है स्टेबिलिटी फैक्टर किसे कहते हैं, स्थिरता गुणांक क्या होता है। तो इसको भी जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर, अगला टॉपिक हम लोगों का आता है स्टेबिलिटी फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिरता गुणांक। अब ये स्थिरता गुणांक है, तो अगर हमारे पास दो सर्किट हैं, दो बायस सर्किट हैं, और अगर हम उनके ऑपरेटिंग पॉइंट के स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके लिए हमें उनके इस स्टेबिलिटी फैक्टर का हेल्प लेना होता है। अर्थात हम इसके इस स्टेबिलिटी फैक्टर से ही हम कंपेयर करते हैं, और जिसकी स्टेबिलिटी फैक्टर वैल्यू अच्छी होती है बोलते हैं वह सर्किट क्या है? बेस्ट बायस सर्किट है। तो ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है हमारा, यह एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा मेजरमेंट यूनिट है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि कौन सी सर्किट एक अच्छी बायस सर्किट हो सकती है। तो ये रहा स्टेबिलिटी फैक्टर के रेफरेंस में एक पॉइंट। अब हम बोलते हैं इसकी डेफिनेशन की, स्टेबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो ध्यान दें, स्टेबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। ये है कि कलेक्टर करंट में चेंज, कलेक्टर करंट में चेंज तथा लीकेज करंट में चेंज, ध्यान दीजिएगा, कलेक्टर करंट में चेंज तथा लीकेज करंट में चेंज का अनुपात
स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है, का अनुपात स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। कब? जब बीटा तथा VCE का मान क्या हो? कांस्टेंट हो। फिर से ध्यान दें मेरी बात पर। हमने कहा कि कलेक्टर करंट में चेंज तथा लीकेज करंट में चेंज का अनुपात स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। कब? जब बीटा तथा आउटपुट वोल्टेज मींस VCE का मान क्या हो? कांस्टेंट हो। और स्टेबिलिटी फैक्टर को हम यहाँ S से डिनोट करते हैं, S से एक्सप्रेस करते हैं। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर का फार्मूला और स्टेबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन। एक बार फिर से मेरी बात समझ लें। कलेक्टर करंट में चेंज तथा लीकेज करंट में चेंज का अनुपात स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है, जिसे S से प्रदर्शित करते हैं, बट तब जब बीटा तथा आउटपुट वोल्टेज VCE का मान क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, इसके रेफरेंस में एक पॉइंट और लिख देते हैं नोट्स के तौर पे। नोट्स इसका ये है कि S का मान 1 से कम नहीं हो सकता है। S का मान क्या होता है? 1 से कम नहीं हो सकता, यानी कि न्यूनतम मान इसका कितना होता है? S का मान 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है ना? ये ऐसे बनाना चाहिए हमको, ऐसे ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी फैक्टर का। अब हम लोग ये इसके बेसिस पे अब इन पॉइंट्स के बेसिस पे अब अगले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे डिफरेंट बायस सर्किट। और डिफरेंट बायस सर्किट में सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिक्स बायस सर्किट और देन पढ़ेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये पूरी बात जो मैंने आज पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ चुकी हैं। हाँ, एक आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए डेली बाई डेली नया और अच्छा बेहतर से बेहतर वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाऊं, जिससे आप सभी को अधिक से अधिक फायदा हो सके। थैंक यू।